1987 बैच के बिहार के डीजीपी हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका पांडे साहब। अतुल जी, आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। जी नमस्कार सर। मैं आपके बारे में पहले कुछ बता दूं, जो हमारे दर्शक हैं वो आपके बारे में जानते तो बहुत हैं, सोशल मीडिया पे सनसनी मचाई हुई है सर आपने, इतने सारे वीडियोस हैं आपके जो मिलियंस जो व्यूज हैं, उसके बावजूद मैं रस्म अदायगी करना चाहता हूं आपके बारे में बताकर कि आप 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। आप बक्सर के गेरुआ के रहने वाले हैं। बिहार में 26 जिलों में अलग अलग कैपेसिटी से आप काम कर चुके हैं। मुंगेर और मुजफ्फरपुर में डीआईजी रहे हैं। संगीत और साहित्य का शौक है। सरकार की नज़र में अपराध नियंत्रक और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए आप जाने जाते हैं सर। पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली बनाने की पहल आपने की है बिहार में, और आईपीएस के पहले 1986 में आप आईआरएस बने थे, लेकिन आपको मज़ा नहीं आया, तो उस मज़े के चक्कर में आपने फिर एग्जाम दिया और 87 में आईपीएस बन गए। और उसके बाद जो है अपराध पर नकेल कसना प्राथमिकता है, ये आप साफ कर चुके हैं। पूर्ण शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर आपने खूब अभियान चलाए हैं। सरकार के ऑफिशियल संकट मोचक कहे जाते हैं और मुख्यमंत्री की पहली पसंद भी। ये सारे डिटेल सही है सर? अब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं अतुल जी कि मैं आपको केवल प्रणाम ही कर सकता हूं। मैं मामूली आदमी हूं, जनता का सेवक हूं। आप सर पहले तो बताइए कि बिहार की जो स्थिति है वो इस वक्त कोरोना के काल में जो है वो कितनी काबू में है सर? कितनी दिक्कतें झेलना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, दिक्कतें बहुत हुई। देखिए अतुल जी, आप ये देखेंगे तो कोरोना का जो ये संकट आया, ये पूरी दुनिया के लिए एक नया अनुभव था, और वैसे ही हिंदुस्तान के लिए भी नया अनुभव था, बिहार के लिए भी नया अनुभव था, बिहार पुलिस के लिए एक नया अनुभव था। क्योंकि हम आपदा से कैसे निपटे इसका थोड़ा बहुत शिक्षण तो पुलिस को होता है। भूकंप से कैसे निपटे, बाढ़ से कैसे निपटे, तो बाढ़ तो बिहार में आती रहती है, लेकिन इस तरह की महामारी आएगी और उसको पुलिस को फ्रंट पर आकर के खेलना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा, लॉकडाउन लगेगा और पुलिस की जिम्मेदारी। इसके लिए हमारे लोग प्रशिक्षित नहीं थे, तो पहला लॉकडाउन में तो एक तरह से हमारा प्रशिक्षण का काम चला। चुनौतियां बहुत थी। चुनौतियां लोगों को जागरूक करना, लोगों को पता ही नहीं था कि ये लॉकडाउन क्यों और ये कोरोना कितनी भयानक बीमारी, तो लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना। फिर शुरू के दौर में देखा कि लोगों में जागरूकता नहीं रहने के कारण कहीं पुलिस पर हमले, कहीं सेवा से जुड़े लोगों पर हमले, तो उनको समझाना। फिर सोशल मीडिया में हेट पोस्ट वगैरह ये सब चलने लगे, दो समुदाय के बीच में नफरत की भावना, ये सारी चुनौतियां थी। जैसे कोई कानून बनता है, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन को जमीन पर इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है? केवल पुलिस। तो कोरोना के टाइम में अगर चिकित्सा वालों को भी काम करना है, एसेंशियल सर्विसेज वालों को भी काम करना है, इमरजेंसी सेवा वालों को भी काम करना है, और लॉकडाउन के नियम को जमीन पर अगर लागू भी करना है, अब हर जगह पुलिस ही फ्रंट पर है। तो चुनौतियां बहुत थी और बहुत तरीके से, बहुत सलीके से, बहुत संभालते हुए 12 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश को संभाला गया। और आपने देखा कि आप देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, आप चेन्नई को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, आप दूसरे प्रदेशों को देख लीजिए, वहां जो कोरोना का संक्रमण जितना तेजी से फैला, तो हमारे यहाँ उस हिसाब से जैसे 6000 के आसपास पॉजिटिव हुए, उसमें आधा से अधिक ठीक भी हो गए। एक भी आदमी कोई वेंटिलेटर तो नहीं गया। और जो 29-30 डेथ्स हुई, उसके मेजर कारण दूसरे थे। किसी को हार्ट बीमारी, किसी को किडनी बीमारी, किसी को लंग्स हुए, क्रोनिक डिजीजेस से पहले से वो ग्रसित लोग थे, किसी का हार्ट अटैक से हुआ। तो उस हिसाब से बिहार ने अपने को बहुत अभी तक संभाला है। हमारे यहाँ तो 40 लाख के आसपास हमारे श्रमिक भाई, बिहार के बेटे जो बिहार के बाहर थे, वो भी लौट करके आ गए। आने के समय लोगों को बहुत आशंका थी कि आएंगे तो बहुत हल्ला होगा, हंगामा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, लाठी चलानी पड़ेगी, गोली चलानी पड़ेगी। लेकिन बिहार के सारे बेटे जिस शालीनता से आए और जिस तरह से अपने घरों में चले गए, क्वारंटीन हो गए, क्वारंटीन सेंटर में जाकर क्वारंटीन हो गए, तो बड़ा सहयोग रहा बिहार की आवाम का। और बिहार इस दौर में भी बहुत ही स्टेबल रहा। जी नहीं, बिहार स्टेबल रहा। आरोप लगाने वाले आरोप ये लगाते हैं कि साहब, चूंकि बिहार में स्टेबिलिटी के आंकड़े पुलिस के डंडे की दम पे दिखाए जा रहे हैं, जांच कम हो रही है, लेकिन चूंकि गुप्तेश्वर पांडे साहब एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छा असरदार तरीके से अपनी बात कहते हैं, इसलिए पांडे साहब की आड़ में जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कम करके दिखाए जा रहे हैं।
देखिए, इस तरह का मैनिपुलेशन में दावे कर, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग से मेरा कोई सीधा संबंध है, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर देखता हूँ, क्राइम देखता हूँ, लेकिन बात मैं अतुल जी बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ और आपके माध्यम से जो देश के लोग सुन रहे हैं उनको ये जानना चाहिए, ये चोरी छुपे वाला खेल कम से कम बिहार में नहीं होता और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते तो बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। मैंने एक अलग से तटस्थ भाव से देखा है, एक एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही इसकी मॉनिटरिंग करते थे, रोज स्वास्थ्य और हम लोगों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो मीटिंग होती थी जिसमें ये सारे पॉलिसी से संबंधित निर्णय होते थे, उसका मैं भी एक मेंबर हूँ। मैं हूँ चीफ सेक्रेटरी हैं, हेल्थ के सेक्रेटरी हैं, कुछ और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट 2-4 पदाधिकारी हैं। तो सारे निर्णय बहुत ईमानदारी से लोकहित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में लिए जाते रहे, उसमें लोकहित के अलावा कुछ नहीं। चोरी खेल का चोरी छुपा वाला खेल कहीं और होता होगा मुझे नहीं मालूम, बिहार में तो बिल्कुल। ठीक है, मेरी तेजस्वी यादव से बात हुई, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि एक अणे मार्ग से माननीय मुख्यमंत्री बाहर ही नहीं निकले। अग्रवाल साहब, आप कह रहे हैं कि जो है कोरोना में बिहार ने बहुत अच्छी जीत हासिल की। मैं देखिए, ये पॉलिटिकल सवाल है, इसका जवाब मुझको नहीं देना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर है, उम्र में भले मेरे पुत्र के समान है, लेकिन वो पद में ओहदे में तो संवैधानिक पद पर हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ और उनके इस आरोप का जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है शुरू से अंत तक और आज तक वो लागू है कि जिसकी आयु 65 साल हो गई उसको घर से नहीं निकलना, 10 साल से ऊपर के बच्चों को नहीं निकलना है, गर्भवती महिला को घर से नहीं निकलना है। तो जो आदमी कानून का और सरकार का, भारत सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहा है और लॉकडाउन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो लागू हुआ उस कानून का अगर पालन कर रहा है तो उसको दूसरे तरीके से हर तरह का, हर आदमी का अपने इंटरेस्ट है और अपना दृष्टिकोण है। हमारे भी बहुत आदरणीय हैं श्री तेजस्वी जी और बहुत ही सचमुच तेजस्वी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये उनकी बात का जवाब नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं सीधी बात कहता हूँ, भारत सरकार की गाइडलाइन है 65 साल से ऊपर के आदमी को घर से बाहर नहीं है। और मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, हमने तो देखा, अपनी आंख से देखा, एक एक क्वारंटीन सेंटर को वेब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, एक एक आदमी से बात कर रहे हैं, तुमको खाना मिला कि नहीं, तुमको तो कोई दिक्कत आपको तो नहीं है, आपको इलाज की वहां व्यवस्था है कि नहीं, आपको कपड़ा मिला कि नहीं, खाना में क्या क्या मिलता है, दूध मिलता है कि नहीं, आपको पनीर मिलता है कि नहीं, आपको सब्जी का टेस्ट कैसा रहता है, चावल कैसा रहता है, साबुन मिला कि नहीं, जग मिला कि नहीं, मग मिला कि नहीं। जो आदमी, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष हूँ, किसी पार्टी का किसी दल का कुछ नहीं, मैं तो सरकारी पदाधिकारी हूँ, लेकिन एक आम बिहारी भी हूँ, एक बिहार का नागरिक भी हूँ, देश का जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। मैं तो अपनी आंख से देखता था, एक एक क्वारंटीन सेंटर पर एक एक आदमी से उनको बात करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए 6-6 घंटा 8-8 घंटा लगातार इस उम्र में बैठ करके अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए और एक एक चीज को पर्सनली मॉनिटर करते हुए, तो आई सैल्यूट हिम। जी सर, आप कह रहे हैं कि आपने इस पूरे अपने उद्बोधन में 3 से 4 बार कहा कि आप सरकारी पदाधिकारी हैं, राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी हमारे फेसबुक में इंटरव्यू देख रहे हैं, आपके हजारों लोग अचानक से जुड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब इनसे पूछिए कि 2009 में जब इन्होंने वीआरएस लिया था तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा का टिकट लेने के चक्कर में थे, जब ये टिकट क्लियर नहीं हुआ इनका लोकसभा का, तब फिर एक बार दोबारा से प्रशासनिक सेवा में लौट आए और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 31 जनवरी को जो है ये डीजीपी बन गए। बोलिए, ये पूछिएगा जरूर कि इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ था सर। अतुल जी, एक बात आपसे, जो ये बात कहते हैं या जो ये बात लिखते हैं उनसे एक बात कहिए, क्या मैंने कभी किसी को कहा कि मैं चुनाव लड़ने आया हूं? क्या मैंने कोई स्टेटमेंट दिया कि मुझे चुनाव लड़ना है? क्या मैंने भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच किया कि हमको अपना सदस्य बनाए, या किसी भी राजनीतिक दल? क्या मैंने किसी राजनीतिक दल के किसी नेता से कोई राजनीतिक बात करी? क्या मैंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया? क्या मैंने कोई एक पॉलिटिकल मीटिंग करी? क्या मैं कोई किसी एक पॉलिटिकल आदमी से मिला? क्या मैंने किसकी चर्चा, या किसी पॉलिटिकल आदमी, भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आधिकारिक रूप से ये बयान जारी किया कि मुक्तेश्वर पांडे जी हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए थे, या आना चाहते थे, या मिलना चाहते थे, या चुनाव लड़ना चाहते थे? ये तो बिल्कुल स्पेकुलेशंस है। सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, किसी को कुछ भी लिखने की आजादी है, किसी को कुछ भी बोलने की आजादी है।
और अनुमान लगाने वाले मेरे प्रोफाइल के साथ लगाते हैं। मेरे प्रोफाइल के, अगर मेरे प्रोफाइल के आधार पर सोशली मैं इतना लोगों से कनेक्ट करता हूं, उसके आधार पर अगर अनुमान लगाते हैं तो उनको मेरा 33 साल का करियर देखना चाहिए। आज बिहार में जो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात पूरे देश में होती है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग की शुरुआत बिहार में आज से 35 साल पहले मैंने करी। बेगूसराय में था। बेगूसराय के लोग यहाँ सुन रहे होंगे और उनको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर झूठ बोलूंगा तो हजारों लाखों की संख्या में पब्लिक सुन रही है। देश के आप बहुत वरीय पत्रकार हैं, आपसे ये बात होती नहीं रहेगी कि हजारों गांव में बेगूसराय में मैंने युवाओं को जोड़ा था। उस समय मुझे राजनीति करनी थी, मुझे तो नौकरी में आए हुए 4 साल हुए थे। आप बताइए 54,000 लोगों को जोड़ करके मैंने एक शांति समिति औरंगाबाद में बनाई थी। मुझे राजनीति करनी थी, औरंगाबाद से चुनाव लड़ना था। मैंने जहानाबाद में नगर संसद बनाया। तमाम जात के, कोई पार्टी ऐसी नहीं, कोई जात ऐसा नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं जिसके लोगों को उसमें नहीं जोड़ा। बेगूसराय में जो हजारों गांव में कमेटियां बनाई, शांति समिति बनाई, वो कोई जात और कोई दल और कोई समाज का आदमी नहीं है जिसको हमने नहीं जोड़ा। औरंगाबाद में 54,000 लोगों की जो हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं, हमारे पास रजिस्टर में उनके नाम, पते, फोटो, फोन नंबर आज भी हैं। उसमें देखिए कि किस जात के लोग हैं, किस दल के लोग हैं, किस मजहब के लोग हैं। तो मैं तो आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो 30 साल पहले लेकर के जा रहा हूं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरा ये स्वभाव है कि मैं प्रो पुअर पुलिसिंग करता हूं। जो गरीब है, जो शोषित है, जो दलित है, कमजोर है, जिसके पास पैसा नहीं, पैरवी नहीं, जिसका कोई सुनने वाला नहीं, ऐसे लोगों को मैं संगठित करता हूं, ऐसे लोगों की सेवा करता हूं, ऐसे लोगों से मैं डायरेक्ट कनेक्ट करता हूं। मेरे पास कहीं बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ रहता है 35 साल में कि एसपी से, डीआईजी से या आईजी से, जिस कैपेसिटी में मैंने सेवा की है, कि मिलने का मेरा ये समय है। मेरा मिलने का समय रहता है 24 घंटा। जब भी मैं उपलब्ध हूँ, रिक्शा वाला, ठेला वाला, कुंचा वाला, जूता सीने वाला से लेकर के और विधायक प्रतिनिधि, कोई दल का हो, चाहे किसी भी दल का, कोई पंचायत स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के और विधायक और एमपी तक, कोई भी कह दे कि वो मुझसे मिलने आया और मैं उपलब्ध था और मैं नहीं मिला। आज नहीं अतुल जी, मैं 33-34 साल की सेवा अवधि में एक उदाहरण कोई खोज के बता दे, चाहे वो आरजेडी का हो, जदयू का हो, भाजपा का हो, माले का हो, बसपा का हो, सपा का हो, किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता आया, मैं उपस्थित था, लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया। जात, धर्म, दल सबसे ऊपर उठ करके मैंने इस प्रदेश की 33 साल में सेवा की है। आज भी मेरा वही भाव। तो मेरे प्रोफाइल को, पब्लिक कनेक्टिविटी को देख करके हर जिले में मेरे 10,000, 20,000 ऐसे लोग हैं जो मुझे अपना भाई समझते, मेरा बेटा समझते हैं। बिहार की 12 करोड़ जनता मुझको बहुत प्यार करती है। मुसलमान उतना ही प्यार करते हैं, हिंदू उतना ही प्यार करते हैं, हर जात के लोग हमको प्यार करते हैं, जो बड़े हैं हमको आशीर्वाद देते हैं। अब इससे कोई ये अंदाजा ये लगाए कि हम राजनीति करेंगे या राजनीति करेंगे, ये तो आरोप तो आज कोई लगा सकता है, लेकिन इसमें तो तथ्य नहीं है। तुम जी, मैं सिर्फ यही जानता हूं कि अच्छा पुलिस पदाधिकारी वही है जो गरीबों के हक में काम करता है, गरीबों के लिए खड़ा होता है। मैं ये मानता हूं कि पुलिस को केवल पुलिसिंग नहीं करनी है, पुलिस को सोशल चेंज के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करना है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो मैं सोशल चेंज के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता हूं। तो राजनीतिक लोग इसको राजनीति की दृष्टि से देखने लगते हैं। पहली बार आज करता तो बात समझ में आती, लेकिन मैं तो 33 साल से कर रहा हूं और मेरी बात बिहार के सारे लोग सुन रहे हैं, हर पार्टी, हर जात और हर मजहब। पांडे साहब, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि पुलिसिंग की जरूरत उनको पड़ती है जो समाज के दबे, कुचले, शोषित, वंचित लोग हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत प्रभावशाली बात आप कर रहे हैं। जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो नौजवान आईपीएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आपकी ये बात मंत्र स्वरूप अपनानी चाहिए। आप ये भी कह रहे हैं कि हर जिले में आपके जो है 10-12 हजार फॉलोवर्स हैं जो आपकी कार्यशैली को पसंद करते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं। मेरा तो सुझाव है कि सर, आफ्टर रिटायरमेंट अब आपको राजनीति में जरूर जाना चाहिए और जो सोशल चेंज की आप मुहिम चला रहे हैं पिछले 34 सालों से, उस मुहिम को अब जमीन पे उतारने की जरूरत है। सर अतुल जी, अब इसको, इस पूरे डिस्कशन को हम इसका राजनीतिकरण नहीं करें। हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये रिटायरमेंट की बात हम एक ही बात बोलते हैं कि आप जितना, इतना कंधे पर जितना चाहे अशोक स्तंभ, तलवार और बैटन और जितना स्टार लगा लीजिए, जितनी लहरदार टोपी पहन लीजिए और 100 गाड़ियों के काफिले के साथ कमांडो लेकर के घूम जाइए। जनता कुछ नहीं समझती है। जनता उसी को समझती है जो गरीब के साथ, शोषित के साथ, दलित के साथ,
जो कमजोर है, जिसके पास पैसा नहीं, बात। जिसके पास पैर भी नहीं, उसके साथ जो पुलिस अफसर खड़ा होता है वो जनता का हीरो होता है। बहुत मैं आज से नहीं 33 साल से कर रहा हूँ। मेरे यहाँ आज भी देखिए जनता दरबार लगता है, मैंने कहीं अनाउंसमेंट नहीं किया है, कहीं बोर्ड नहीं लगा है, कहीं होर्डिंग नहीं लगी है, कहीं मैंने सोशल मीडिया में भी नहीं लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। आकर एक दिन भेजिए अपने रिपोर्टर को, आप खुद आइए, आपका स्वागत है। देखिए कैसे कैसे लोग उसमें आते हैं। किसी को डीजीपी से मिलने के लिए पुर्जा देने की जरूरत नहीं या वेट करने की जरूरत नहीं। वर्किंग डे को 4 बजे टाइम तय है, मैं खुद नीचे हॉल में उतर आता हूँ और सैकड़ों लोग होते हैं, एक एक बात सुनता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी से जुड़ करके अगर हम काम करेंगे, इसका राजनीतिकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये सारे जो आपके काम हैं, ये जाहिरा तौर पे जो बिहार, उत्तर प्रदेश, जिसे आप बीमारू राज्य की श्रेणी में लोग लेकर आते रहे हैं, अब लोगों को जब न्याय मिलेगा तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा और लोग समाज में सकारात्मक गतिविधियों में और ज्यादा हिस्सा लेंगे। इसके लिए आपको बधाई। आपने पीपुल्स फ्रेंडली पुलिसिंग की व्यवस्था की, कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था की, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि वो आपने कैसे किया। बस हमारा सब बचपन से ये स्वभाव रहा है। हाँ। मैं जब पढ़ता था, मैं देखिए किसान परिवार से आता हूँ, मेरे बाबूजी किसान थे, मेरी माँ भी बिल्कुल शिक्षित नहीं थी, गांव के माहौल से आता हूँ। ऐसे परिवेश में पढ़ा, गांव में स्कूल नहीं था, छोटा सा गांव है, गांव में बिजली नहीं, गांव में सड़क नहीं, गांव में रोड नहीं, गांव में स्कूल भी नहीं, अस्पताल भी नहीं, बिजली भी नहीं, पानी भी नहीं। गांव से 3 किलोमीटर 5 साल का बच्चा एक हाथ में झोरा एक हाथ में बोरा लेकर के जा रहा है, 3 किलोमीटर पैदल और 3 किलोमीटर पैदल आ रहा है। गुरुजी बैठते हैं खटिया पर, हम लोग बैठते हैं बोरा पर और झोरा पर, और 2 का 2, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, इस तरह से पहाड़ा पढ़ करके हमने पढ़ाई करी। बाद में मैं पटना कॉलेज में आया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, कोई कोचिंग नहीं किया और कुछ भी नहीं किया। अपने बल पर हमने IRS किया, मेरा भारतीय विदेश सेवा के लिए भी चयन हुआ, लेकिन मैंने पुलिस ज्वाइन किया। पुलिस में भी बिहार आया, झारखंड में हमें रांची में सीनियर एसपी था और वहां से मुझे कहा गया, वहां के तब के मुख्यमंत्री जी ने कहा आप यही झारखंड में रह जाइए, लेकिन नहीं कहा, मैंने बिहार कहा हूँ, बिहार में सेवा करूंगा और मैं वापस बिहार चला आया। तो लोगों से जुड़े रहने का, मेरे दोस्त कैसे हैं आपको, आइए मेरे साथ कभी घर चलिए, आप देखिए। तो पान बेचने वाला भी मेरा दोस्त है, बचपन का क्लास का पढ़ा हुआ, जो गांव में भैंस चराता है वो भी मेरा दोस्त है, जो गांव में सब्जी की दुकान चलाता है वो भी मेरा दोस्त है, और बड़े बड़े लोग भी मेरे दोस्त हैं। तो मैं तो नीचे से ऊपर तक लोगों से कनेक्ट करता हूँ, ये मेरी ताकत है। इसको अब राजनीति से जुड़े लोग राजनीति की दृष्टि से देखते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर, लेकिन ये पहला बात नहीं है, मेरा बचपन से स्वभाव है। तो मैंने सोचा कि जब पुलिस में आ गया तो मैंने सोचा कि मेरा ये हक है। मैंने देखा है बचपन में कैसे थाना पर आज जाने से कोई आम आदमी जो शोषित है, दलित है, कमजोर है और जिसके पास पैसा नहीं, पैर भी नहीं, थाना पर जाने से कितने उसके मन में दहशत होती है। अतुल जी आप देखिए, वो डरता है, उससे कोई सीधा मुंह बात नहीं करता। और मैंने आते ही जैसे मौका मिला, आज से नहीं 30 साल पहले से जहां भी जिले में स्थिर रहा, मेरा पहला यही फरमान होता था कि थाने पर जो भी जाएगा, कमजोर आदमी जिसका पैसा नहीं, पैर भी नहीं, किसी जात का हो, किसी दल का हो, उसकी बात जो नहीं सुनेगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और हम लोगों से जुड़ते गए, लोग हमको प्यार करते गए और लोगों का जो प्यार है, आशीर्वाद है और 12 करोड़ बिहार की जनता का जो हम पर भरोसा, वही मेरी ताकत है जी। मैं तो इन 12 करोड़ लोगों के चरणों की धूल हूँ जी। मेरी औकात क्या है जी। कितने डीजीपी होते हैं और चीफ सेक्रेटरी, किसको कौन पूछता है? इतिहास में कोई याद रखा जाता है क्या जी? जो इन गरीबों की सेवा करेगा, इनके साथ खड़ा होगा जी और इनके लिए काम करेगा, उसी को इतिहास के पन्नों में जगह मिलती। पांडे साहब, 12 करोड़ की पॉपुलेशन बिहार की और पुलिस का जो दल दस्ता है वो 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, कुछ 100 ज्यादा, ये कितनी बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने में? बहुत बड़ी चुनौती है, आप जानिए। लेकिन बिहार के इतने अच्छे लोग हैं, आप कानून और विधि व्यवस्था, हमारी फोर्स कितनी कमी है, और 1 लाख से ज्यादा नहीं, 1 लाख से कम ही है ऑल क्लब टुगेदर। 20% नियमानुसार 20% लोग नियमानुसार छुट्टी पर रहते हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बीमार हैं, इस तरह से इफेक्टिव फोर्स हमारे पास 70,000 से ज्यादा नहीं है। 12 करोड़ की आबादी है, हर तरह की समस्याएं हैं यहाँ, नक्सलवाद से लेकर के और हर तरह की समस्याएं हैं। कोई ऐसी समस्या दुनिया में नहीं, अपराध से लेकर के हर तरह की समस्याएं हैं। लेकिन मेरी सफलता मेरे कारण नहीं है, और जो हमको हीरो आज बना रहे हैं, मैं बिहार की 12 करोड़ जनता को बोल रहा हूँ, हर चौक पर, चौराहे पर, गली में, नली में, गांव में, शहर में, गुप्तेश्वर पांडे ने किया, गुप्तेश्वर पांडे ने किया, गुप्तेश्वर पांडे हीरो है, तो ये गलत है। गुप्तेश्वर पांडे हीरो नहीं है, गुप्तेश्वर पांडे जीरो है। हीरो यहाँ की 12 करोड़ जनता है, हिंदू है, मुसलमान है, हर जात के
हर वर्ग के नौजवान हैं, हर जात, हर वर्ग और हर दल के सब नौजवान हैं और हमारे सिपाही हैं, हमारे थानेदार हैं, जिन्होंने मुस्तैदी से काम किया और यहाँ की 12 करोड़ आवाम ने हमारा साथ दिया। एक से एक माहौल आया, ऐसे ऐसे फैसले हुए, ऐतिहासिक फैसले, 370 हटा, 35 हटा, आपने देखा ट्रिपल तलाक का कानून आया, बाबरी मस्जिद वाला कानून आया, उसके बाद में आप देखेंगे कि सीए वाला मामला आया, उसके बाद देखेंगे कोरोना वाला मामला आया। एक से एक ऐसे मामले आए जिसमें तनाव हो सकता था, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती थी, कई प्रदेशों में हुई ही, लेकिन बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है कि अपनी धुरी पर खड़ा रहा, पत्ता तक नहीं हिला। ये कम बात नहीं है, इसको खुली आंखों से देखना चाहिए। ईद आई, मुहर्रम आया, सबे बारात आई और होली आई और एक से एक त्योहार आए, बिहार अपनी दूरी पर खड़ा रहा, हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े रहे, प्यार सद्भाव बना रहा, कहीं कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हुई। लेकिन ये कमाल गुप्तेश्वर पांडे का नहीं है, ये कमाल सुशासन का है, ये कमाल माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ये कमाल 12 करोड़ जनता का है और हमारे उन सिपाहियों का है और हमारे उन अधिकारियों का है जो दिन रात लगे रहे। सर आपने एक बहुत बड़ा काम किया बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का, जिसको लेकर पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में बकायदा जो है पुलिस वालों को बताया जाता है, जो नवागंतुक जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको ये केस स्टडीज के तौर पे बताया जाता है। मेरे बहुत सारे आईएएस आईपीएस दोस्त हैं, बहुत सारे जूनियर हैं जो कहते हैं कि यार वहाँ की थ्योरी पढ़ाई जाती है। आपने वो लागू कैसे किया? क्योंकि जब जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी का जिक्र होगा तब तब गुप्तेश्वर पांडे का जिक्र जरूर होगा। देखिए अतुल, मैं सीधी बात बताऊं, मैंने लागू नहीं किया, सरकार ने लागू किया। वो सरकार का निर्णय था शराबबंदी का कानून, और उसकी भूमिका ये है कि जहां भी हमारे मुख्यमंत्री जी गांव में जाते थे, महिलाएं उनको पकड़ती थी, महिलाएं खास करके निम्न वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की, जो अपने पति से प्रताड़ित होती थी, जिनके पति शराबी हुआ करते थे, मजदूर है, 300 रुपए कमाता है, 150 रुपए का दारू पी जाता है और घर में आकर के पत्नी को पीटता है और तरह तरह के बखेड़े करता है। महिलाएं परेशान होकर मुख्यमंत्री को बोलती थी और बाकी मुख्यमंत्री जी ने उस समय डिसीजन लिया और अपनी पूरी सरकार में अपने साथियों के साथ, राजनीतिक सहयोगियों के साथ बैठ कर डिसीजन लिया और बिहार में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की। और मैं तो पुलिस ऑफिसर की हैसियत से कानून की बात के बारे में लोगों को जानकारी देना, उसकी उपयोगिता समाज को समझाना, क्योंकि कानून बनाने से कुछ नहीं हो जाता। हत्या का कानून 150 साल पहले बना तो हत्या बंद हो गई, चोरी का कानून अंग्रेजों ने बनाया 150 साल पहले, 7 साल की वजह तो चोरी बंद हो गई। डकैती का कानून भी अंग्रेजों ने बनाया 100-150 साल पहले कि 10 साल की सजा, डकैती बंद हो गई। नहीं, समाज में कुछ लोग होते हैं जो कानून को तोड़ते हैं, ऐसे कानून को तोड़ने वालों के ही लिए आईपीसी में या किसी भी कानून में दंड का विधान किया जाता है। तो केवल कानून बनाने से ये नहीं होगा, लोक जागरण जरूरी है, कानून के बारे में बताना और जनता को उससे कनेक्ट करना कि यह आपके हित में है। तो कानून के पीछे जब जनता की ताकत होती है वो कानून जमीन पर सफल होता है। तो लोक जागरण का पुलिस अधिकारी की हैसियत पे हमने काम किया, नौजवानों से जुड़ा, महिलाओं से जुड़ा, बूढ़ों से जुड़ा, बुजुर्गों से जुड़ा, गांव के मजदूरों से लेकर के बुद्धिजीवियों तक, सबके अंदर एक ही बात बताया कि भाई शराब पीने से शरीर का नुकसान, प्रतिष्ठा का नुकसान, धन का नुकसान, ये सामाजिक मर्यादा का नुकसान, ये बात तो अनपढ़ भी जानता है, बुद्धिजीवी भी जानता है। लेकिन मैंने एक नई बात बताई कि सबसे अधिक नुकसान अगर है तो ये है कि शराब पीने से आदमी का इंटेलेक्ट, जिसको कहते हैं बुद्धि, विवेक, वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। और आदमी का विवेक और बुद्धि नष्ट हो जाए तो आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। दुनिया के जितने बड़े बड़े अपराध हुए हैं वो नशे में हुए हैं, ड्रग लेकर के और शराब लेकर के हुए हैं। अपराध से इस नशे का सीधा संबंध है। जिस समाज में ड्रग और शराब नहीं रहेगी, समाज में अपराध का ग्राफ भी नीचे गिरेगा। लोगों को समझाया, युवाओं को समझाया और लोग जुड़ते गए, एक एक मीटिंग में 10-10 हजार 20-20 हजार लोग इकट्ठे होने लगे। तो ये शराबबंदी कानून का आकर्षण था, गुप्तेश्वर पांडे का आकर्षण नहीं था। तो शराबबंदी के कानून के बारे में वो मेरे हृदय से उसके प्रति बहुत ही आस्था है, वो मेरा संकल्प है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा है, इसलिए मैं उसको जुड़ा और उसमें बहुत कामयाबी मिली। सर आजकल साइबर क्राइम जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। आदमी इंटरनेट पे कहीं कहीं बैठ बैठ के किसी भी नंबर से देश का विदेश का नंबर दिखा के अपराध करता है, किसी को धमका देता है, उगाही करता है, वसूली करता है, किसी के बारे में ऊटपटांग पोस्ट डाल देता। पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द
आजकल मैं देख रहा हूं कि ये साइबर क्राइम और ये सोशल मीडिया में जो तमाशा हो रहा है ये बन रहा है सर, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी? देखो, दोनों के बारे में बताओ, दोनों का संबंध क्या है? ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, एटम बम कैसे बन गया, आप देखिए। जहाज भी बनी तो एटम बम भी बन गया। हाँ। एक से एक दवाइयां भी बनी तो एटम बम भी बन गया। हाँ। अब तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग वायरस भी बनाने लगे। तो बहुत तरह की बातें हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ये बून है कि बेन है, इस पर बहस भी होती है। तो ये छुरी की तरह है कि अगर छुरी से आप कत्ल भी कर सकते हैं और सब्जी और फल भी काट सकते हैं। तो साइबर क्राइम भी एक तरह से आप देखिएगा तो ये विज्ञान में जो तकनीकी विकास हुआ उसी का परिणाम। हम लोग उससे निपट रहे हैं। राज्य स्तर पर एक साइबर सेल है हमारा, आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी रैंक के अफसर इसको हेड करते हैं। वो समग्रता में पूरे राज्य में होने वाले साइबर क्राइम को देखता है। और अब हमारे डीजीपी होने के बाद मैंने अपने जिले के 38 डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक उसकी अलग यूनिट बना दी है, जिसमें 10 हमारे लोग हैं। तो पूरे 4 हमारे जिलों में अब उसकी साइबर सेल की टीम हो गई है। ऐसे लोगों को हम पकड़ते हैं, ट्रैक करते हैं, जेल भेजते हैं, कार्रवाई करते हैं। और सोशल मीडिया पर जो हेट पोस्ट जो दिए जाते हैं, जिससे कि 2 समुदायों के बीच में, 2 जातियों के बीच नफरत फैले, तो ये तो यहाँ भी बहुत चला। हमने 150 लोगों को जेल भेजा, कई मुकदमे भी किए। और आज बिहार में स्थिति ये है कि आप एक हेट पोस्ट कीजिए, प्रोवोकेटिव पोस्ट कीजिए, 24 घंटे के अंदर पुलिस ट्रेस करके आप जहां होंगे वहां से आपको उठा ली। बहुत तो ये बंद हो गया है। बहुत बढ़िया सर। सबसे आखिर में, साहित्य और संगीत ये आपके बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट रहे हैं। आप बहुत साहित्य का अध्ययन करते हैं, गीता, रामचरितमानस, रामायण, तमाम चीजें आप पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि साहित्य और संगीत पे बात होनी चाहिए सर। संगीत में सबसे पहले बात करेंगे, क्या कोई पिक्चर देखी, कोई गाना वाना सुना? खाली वक्त में तनाव कैसे दूर करते हैं? मैं थोड़ा और आपको इसको थोड़ा इस सवाल का जवाब थोड़ा गंभीर बनाता हूं। हाँ। देखिए, साहित्य और संगीत का सीधा संबंध संवेदना से। हाँ। संवेदना से साहित्य की धारा निकलती है और संवेदना से ही संगीत निकलता है। अगर संवेदना का स्रोत अगर आदमी के भीतर सूख जाएगा तो उसके अंदर से न साहित्य निकल सकता है, न उसके अंदर से संगीत निकल सकता है। ठीक बात है। न तो ये है, तो संवेदना से संबंध है साहित्य और संगीत का। हाँ। तो संवेदना से ही आदमी मनुष्य होता है, मनुष्यत्व तो उसमें आता है, इंसानियत आती है। तो ये संवेदना का संकट पूरी दुनिया में हो गया है। सबसे बड़ा संकट संवेदना का संकट है। सबसे बड़ा संकट संवेदना का है, करुणा का है। ये संवेदना के संकट के कारण पूरी दुनिया तबाह है। संवेदना के कारण धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। संवेदना के संकट के कारण जात के नाम पर झगड़े होते हैं। तो संवेदना बची रहेगी तभी मनुष्यता बची रहेगी, नहीं तो मनुष्यता समाप्त हो जाएगी। तो साहित्य संवेदना को पुष्ट करता है, संगीत संवेदना को पुष्ट करता है, आदमी को आदमी बनाता है। बशर्ते साहित्य सकारात्मक साहित्य हो और संगीत सकारात्मक संगीत हो। तो इस नाते हमारा इससे जुड़ाव है, हमको इससे बहुत ताकत मिलती है, बहुत बल मिलता है। और मैंने आज से 15-16 साल पहले एक टी सीरीज से मेरा मैं तेरी भारत माता हूँ, गूगल पर खोजिएगा तो मिल जाएगा। जो लोग सुन रहे हैं उसको खोज करके सुने, किस तरह से मैंने अपने हृदय की भावनाओं को रखा है। ये 2002-3 में ये कैसेट रिलीज हुआ था, 15-16 साल हो गए होंगे। उससे मेरे इमोशंस का पता चलेगा और हिंदुस्तान की असली तस्वीर उस एल्बम में आपको दिखेगी। जी अच्छा, इंटरव्यू के इस आखिरी हिस्से में आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है सर, लेकिन आपसे मैंने वक्त आधे घंटे का ही लिया है। बात करने का मन कर रहा है कि कम से कम 1 घंटा तो बनता है सर। अगला इंटरव्यू करूंगा तो कम से कम 1 घंटा जरूर करूंगा आपके साथ में, क्योंकि अभी लगता है कि हम शॉर्ट ऑफ द टाइम हो गए हैं। 30 सेकंड में कोई बात आप करना चाहें, कोई संदेश देना चाहें जनता को, तो आप दे सकते हैं सर। ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये गुलदस्ते की तरह है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हजारों जातियां, हजारों उपजातियां, हर तरह के लोग हैं। और सबको मिला करके ये हिंदुस्तान बनता है, मुल्क बनता है, देश बनता है। इसको विश्व गुरु बनाना है, पूरी पुरानी गरिमा को फिर से प्राप्त करना है। तो सब लोगों को आपस में एक रहना होगा और सत्य के साथ खड़ा होना सीखिए। मोरल फोर्स अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, सत्य के साथ रहना सीखिए। और कहीं भी जहां भी कोई अच्छा दिखे, जिसमें अच्छाई दिखे, जहां सकारात्मकता दिखे, उसके साथ खड़ा होना सीखिए। सिविल सोसाइटी को अनडिवाइडेड सोसाइटी बनना होगा। आज सिविल सोसाइटी बहुत डिवाइडेड है, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर। हम सब एक वतन के लोग हैं,
हम सबको मिल करके एक दूसरे से कंधा मिला करके और आगे बढ़ना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। प्रेम से रहें, मोहब्बत से रहें, हमारा यही पैगाम है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तेश्वर पांडे साहब, बहुत शुक्रिया। शुभकामनाएं देता हूं कि जो काम आप जनहित में कर रहे हैं वो जन जन तक पहुंचे और जो आपकी मूल भावना है उसी मूल भावनाओं के हिसाब से नतीजे आपको मिले, ये मेरी मंगल कामना, ये मेरी शुभकामना है। अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।